दोस्तों आज के दौर में क्राइम होना आम बात हो गई। कहीं ना कोई क्राइम होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ क्राइम की घटनाएं ऐसी होती हैं कि उसका जो मास्टरमाइंड होता है उसके बारे में जान के विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हो सकता है। नहीं विश्वास होता है कि ये ऐसा कर सकता है। लेकिन भाई मेरे आज का जो दौर है कुछ भी कोई कर सकता है। आज जो क्राइम की घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से है। उस घटना का जो मास्टरमाइंड है आपको भी भरोसा नहीं होगा उसका नाम सुन के कि भला ये कैसे कर सकता है। तो आइए दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये सच्ची घटना है 2022 के अगस्त की और ये गुजरात का एक शहर है वलसाड शहर। दोस्तों क्या होता है कि वलसाड शहर का एक इलाका होता है पारवी इलाका। और दोस्तों इस पारवी इलाके के पास में ही एक नदी होती है। 28 अगस्त 2022 को उस नदी के किनारे एक एकांत मतलब सुनसान जगह पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने देखा कि इस गाड़ी के पास में कोई तो है नहीं, दूर दूर तक इस कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ये गाड़ी एकदम सुनसान और एकांत में क्यों खड़ी है, क्या वजह हो सकती है। दोस्तों लोगों को शक होता है। कुछ लोगों ने कहा कि चलो पास में चल के देखते हैं कि क्या है, तभी पता चलेगा। दोस्तों कुछ लोग उस गाड़ी के पास में जाते हैं जो वो गाड़ी नदी के किनारे एकांत में खड़ी हुई थी। जब उस गाड़ी के पास में कुछ लोग गए तो कुछ लोगों ने वहां पे जो नजारा देखा उसको देख के दंग रह गए। उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे एक डेड बॉडी है। वो भी डेड बॉडी एक महिला की, कुछ कपड़े जैसे लिपटे हुए थे लेकिन पता चल रहा था कि किसी महिला की डेड बॉडी है। आप कोई ऐसी तो हिमाकत कर नहीं सकता कि भाई खिड़की खोलें इसके बाद में देखें कौन कहा कैसे। लेकिन वहां के लोग पुलिस को सूचना करते हैं कि साहब ऐसी ऐसी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें एक महिला की बॉडी है। दोस्तों पुलिस वहां पे आनन फानन में पहुंच जाती है। पुलिस ने देखा, खिड़की खोली, इसके बाद में देखा कि हाँ सच में किसी की बॉडी है और कोई महिला है। अब समस्या ये कि अब इसका पता कैसे लगाएं, क्योंकि उस महिला के पास ना तो पर्स है, ना तो मोबाइल है, ना तो आधार कार्ड है, ना तो उस गाड़ी की चाबी है। मतलब कुछ भी उस महिला के पास में नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका मर्डर किया। उसका गला जो था उस पे चोट के निशान थे, किसी ने इसको मार के यहीं पे रख दिया है और जो भी इस महिला के पास में सामान था वो सब कुछ ले गया, ऐसा लग रहा था। अब पुलिस के सामने यही चुनौती, भाई इसको कैसे पता करें, कौन है ये, कहां से है। तो पुलिस को एक आइडिया आया कि भाई जितने भी वलसाड शहर में थाने चौकी हैं सब जगह पे इन्फॉर्म कर दिया कि देखो कहीं पे किसी महिला के मिसिंग की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। दोस्तों जब ये सब जगह इन्फॉर्म कर देते हैं तो पता चलता है कि एक थाने में एक महिला की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके पति ने। ठीक एक दिन पहले यानी कि 28 अगस्त को ये डेड बॉडी मिली थी और 27 अगस्त की शाम को एक हरीश नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दोस्तों जब पता चलता है कि हरीश नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो हरीश को वहां पे बुलाया जाता है घटना स्थल पे जहां पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी में वो बॉडी रखी हुई थी। जब हरीश को बुलाया गया और हरीश को दिखाया गया कि देखो आपने अपने पत्नी के मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई, ये देखो कहीं आपकी पत्नी तो नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही हरीश ने उस बॉडी को देखा, हरीश चिल्ला चिल्ला के रोने लगा दहाड़े मार के, कहने लगा कि साहब हाँ मेरी ही पत्नी है, मेरी पत्नी वैशाली है। अब तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई कि इनकी पत्नी है। अब समस्या ये कि अब ये कैसे पता किया जाए कि भाई इनकी हत्या की किसने है। तो सबसे पहले तो पुलिस पति को ही घेरे में लेती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। तो सबसे पहले पुलिस शक करती है, जो घर के लोग होते हैं, तो पति पे शक किया। पति पे अपने हिसाब से वो तीखे सवाल पूछे जिससे पुलिस को लगे कि हाँ भाई इनसे कुछ निकले, शायद यही कातिल हो सकता है। पति जो है ना अभी रो चिल्ला रहा है, लेकिन पुलिस ने जो भी सवाल किए और उसने जो भी जवाब दिए उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा पुलिस को कि ये कातिल हो सकता है। पुलिस ने कहा ठीक है ये कातिल नहीं हो सकता है। अब समस्या ये कि तो फिर पता कैसे किया जाए कि ये जो मर्डर किया है तो किया किसने है। अब बस एक ही रास्ता पुलिस के पास
कि सीडीआर चेक करो, यानी कि कॉल डिटेल निकालो। इसके बाद में हरीश के घर से और घटना स्थल तक जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को चेक करो। दोस्तों 8 टीमें गठित की जाती हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब दोस्तों जब कॉल डिटेल निकाली जाती है वैशाली के नंबर की, तो उसमें देखा जाता है कि वैशाली जब अपने घर से निकली थी तब उसने एक बबीता नाम की महिला को फोन किया था, और दोबारा जब उस पे फोन आया तो उसी बबीता नाम की महिला का फोन आया जहां पे वो घटना स्थल पे बॉडी मिली थी। मतलब 2 ही बार उससे कांटेक्ट हुआ, वो भी बबीता नाम की महिला से। अब पुलिस ने पूछा हरीश से कि बबीता कौन है, तो हरीश बताता है कि साहब बबीता मेरी पत्नी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोस्त है, और अक्सर उससे मिलना जुलना इसका होता रहता था, तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और सीसीटीवी कैमरे में देखा कि जो बबीता नाम की महिला थी वो जहां पे गाड़ी खड़ी हुई थी उससे कुछ दूरी पे वो दिख रही थी कि हाँ ये बबीता नाम की महिला इस नदी के किनारे आई है। अब पुलिस को शक कि कहीं इस बबीता नाम की महिला का हाथ तो नहीं है इस वैशाली के मर्डर के पीछे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, बबीता के घर पे जा धमकते हैं। जब वहां पे पुलिस गई तो पुलिस उस बबीता को देख के दंग रह गई। अब पुलिस के दिमाग में ना आया कि मैं इससे क्या पूछूं, क्योंकि बबीता को देखा वो 9th मंथ की प्रेग्नेंट, उसका वो टाइम चल रहा है प्रसव वाला कि भाई किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती है। अब पुलिस को ये ना समझ में आया कि आखिर में इससे सवाल हम कैसे पूछें, इस पे ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते वरना कोई नुकसान ना हो जाए, इसकी डिलीवरी का टाइम चल रहा है, बच्चे को नुकसान ना कुछ हो जाए, ये टेंशन ना करे, दुनिया भर की टेंशन। अब पुलिस को ये ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने तरीके से पूछा। कहा कि तुम वैशाली को जानती हो? बबीता कहती है कि हाँ वैशाली को जानते हैं, मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? पुलिस कहते हैं कि उसका मर्डर हो गया, ऐसे ऐसे उसकी डेड बॉडी मिली है। अब तो बबीता ने रोना शुरू कर दिया कि अरे मेरी फ्रेंड का ये हाल किसने किया, ऐसा कैसे हो गया, रोती है चिल्लाती है। पुलिस वहां से निकल आती है कि इससे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है ऐसी हालत में। लेकिन फिर पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ तो है। ये वहां नदी के किनारे जहां पे इसको मारा गया, थोड़ी दूरी पे ये वहां पे क्या करने गई। पुलिस दोबारा उसके घर पे जाती है, लेकिन पुलिस अब की बार एक दूसरी चाल चलने के लिए गई। पुलिस एक थाने में एक फोटो पड़ी हुई थी किसी आदमी की, उसको लेके जाती है और पहुंच जाती बबीता के घर में। बबीता से सवाल जवाब करने लगती कि ये बताओ जहां पे ये गाड़ी खड़ी मिली हुई है जिसमें डेड बॉडी रखी, उससे कुछ दूरी पे तुम्हारी फोटोज दिख रही है कि तुम वहां पे थी। तो पहले उसने मना कर दिया कि नहीं साहब हम तो वहां पे नहीं थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि मेरे पास सबूत है, सच बोलो। तो वो कहती हाँ साहब हम गए थे, अपनी फ्रेंड से मिलने गए थे, वो कह रही थी हम इधर से निकल रहे हैं और मुझसे मिल लो आके, तो हम गए थे, इसके बाद हम तुरंत चले आए और वो चली गई थी। बोले उसके साथ में कोई आदमी था? बोले हाँ 2 लोग थे। अच्छा। पुलिस ने वो फोटो दिखाई जो थाने में यूं ही पड़ी हुई थी, कहा कहीं ये व्यक्ति तो नहीं था? तो बबीता ने कहा कि हाँ साहब यही व्यक्ति था। अब पुलिस का दिमाग सनक गया कि अरे ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही, इसके मतलब जो भी जानती है यही जानती है, इसने झूठ कैसे बोल दिया, हम तो ये फोटो यूं ही उठा के लिए चले आए, ये व्यक्ति तो इस वैशाली को जानता भी नहीं है। अब पुलिस ने सख्ती की कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये व्यक्ति इसका वैशाली से कोई रिश्ता नहीं, ये जानता भी नहीं इसको, तुमने झूठ क्यों बोला, मैंने तो ऐसे यूं ही दिखा दी, मैं जानना चाहता था कि तुम कितना सच बोलती हो। दोस्तों उस झूठ ने बबीता को टूटने पे मजबूर कर दिया। पुलिस ने कहा कि तुम भाई अच्छे तरीके से मुझे बता दो, नहीं बताओगी तो फिर बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत आ चुके हैं। तुम वहां पे क्या कर रही थी, इसके बाद तुमने ये झूठ बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि हाँ यही व्यक्ति था। दोस्तों अब बबीता को लगा कि नहीं अब हम पकड़ जाएंगे, तो बबीता कहती है ठीक है साहब अब हम बताते हैं कि क्या क्या हुआ। दोस्तों बबीता ने जो स्टोरी बताई उसको सुनने के बाद में आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बबीता ने कहा कि साहब वैशाली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और ये जो वैशाली थी दोस्तों ये एक गरबा सिंगर थी, और इसका जो पति था हरीश ये एक गिटार वादक था, गिटार बजाता था, तो इनका नाम भी था, पैसा भी इनके पास में था। ये बबीता कहते कि साहब मेरी कुछ परिस्थितियां खराब हो गई जिसकी वजह से मैंने वैशाली से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन हमारी परिस्थिति सही नहीं हुई तो मैंने वैशाली से फिर पैसे मांगे। लगभग 3-4 बार मैंने वैशाली से पैसे मांगे, क्योंकि वैशाली पैसे वाली थी, उसके पास पैसा था,
मैंने कहा कि जैसे ही मेरी स्थिति सही हो जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, हम तुम्हारा पैसा धीरे धीरे करके लौटा देंगे। वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि वो मुझे पैसा देती चली गई। लगभग सात 25 लाख रुपए मेरे पास वैशाली के आ चुके थे। लेकिन कुछ दिन से वैशाली मुझ पे इस बात के लिए दबाव बनाती कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आप मुझे तुम पैसे दे दो, 1-2 महीने के भीतर मुझे पैसे अपने दे ही दो। तो साहब हम बहुत ज्यादा परेशान थे कि इसको पैसे हम कैसे वापस करें, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वैशाली कभी पैसे मांगे ही ना। अब कौन सा काम था? तो मेरे दिमाग में बस यही आइडिया आया कि क्यों ना वैशाली को रास्ते से हटा दिया जाए। और वैशाली के पति को तो बिल्कुल इन पैसों के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि वैशाली ने अपने पति से छुपके मुझे पैसे दिए थे अपने अकाउंट से, वैशाली के पति को नहीं मालूम था। तो मुझे देती रहती। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने रास्ते से हटा दें। तो मेरे 2 फ्रेंड जो फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनसे बात की और वो तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसको रास्ते से हटा देंगे, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो साहब मैंने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। मैंने कहा तुम्हें 8 लाख रुपए हम देंगे। 8 लाख रुपए की मैंने सुपारी दे दी अपने उन दोस्तों को और कहा कि वैशाली को रास्ते से खत्म कर दो और किसी को पता ना चले। और कहते कि साहब मैंने वैशाली को फोन किया कि वैशाली हम अभी पूरे पैसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं। 27 अगस्त को मतलब मैंने फोन किया कि पूरे पैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन 8 लाख रुपए का अरेंज हो गया है और तुम आ जाओ गाड़ी से और पैसे ले जाओ आके। बबीता कहती है वैशाली निकल देती है अपने घर से और अपनी गाड़ी लेके आई थी और अकेले ही गाड़ी मतलब ड्राइव कर रही थी। और मैंने कहा कि तुम मुझे वहां पे मिलो जहाँ पे मतलब वो गाड़ी खड़ी थी, उससे कुछ दूरी पे मैंने एक जगह का नाम बताया, वहां पे मुझे मिलो। वैशाली वहां पे आ जाती है और हम भी अपने उन्हीं 2 दोस्तों को साथ में लेके चले जाते हैं वहां पे। और वैशाली कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ में कौन है? तो मैंने कहा कि ये मेरे कजन है और हम 8 लाख रुपए लेके आए हैं साथ में, तो अकेले आना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, तो हम इनको अपने साथ में ले आए। और कहते हैं कि साहब वैशाली ने मुझे अपनी गाड़ी पे बिठा लिया, कहा ठीक है चलो हम आगे छोड़ देते हैं। वैशाली के साथ में हम और मेरे जो 2 फ्रेंड थे जिन्होंने सुपारी ली थी उसको मारने की, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूर चलने के बाद में मेरे जो दोस्त थे उन दोनों ने वैशाली को पकड़ लिया, वैशाली का गला दाब दिया उसके ही चुन्नी से, जिससे वैशाली की मौत हो जाती है। और मैंने प्लान बनाया कि इसको यहीं सुनसान इलाके में गाड़ी के साथ में छोड़ दें, ताकि किसी को ये पता चलेगा कि भाई किसी लुटेरे ने इसके पास जो पैसा था, जो भी चीजें थी, वो लूटने के लिए ऐसा कांड किया होगा और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इसी उद्देश्य से मैंने वहां सुनसान इलाके में वैशाली को उसकी गाड़ी के साथ में ही छोड़ दिया। और मेरे जो दोस्त थे वो 8 लाख रुपए जो मैं वैशाली को देने के लिए गई थी, वही 8 लाख रुपए लेके वहां से निकल लेते हैं। दोस्तों जब ये बात हरीश ने सुनी तो हरीश पछाड़े खा के गिर जाता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हारी मदद की, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसके साथ में ऐसा किया। मुझे आज दिन तक मेरी पत्नी ने नहीं बताया कि हमने बबीता को इतना पैसा दिया, कितना वो भरोसा तुम पे करती थी, तुमने भरोसे का ये सिला दिया। दोस्तों पुलिस ने बबीता को गिरफ्तार कर लिया और जो वो दोस्त जिन्होंने मारा था, सुपारी ली थी, उनकी खोज में भी पुलिस लग जाती है। लेकिन दोस्तों जो भी इस घटना को सुनता है वो दांतों तले उंगली दबा लेता है कि बताओ किस पे भरोसा किया जाए, भला किस पे भरोसा किया जाए जो हमारे बुरे वक्त में हमारे लिए भगवान बन जाता है, हमारी मदद करता है, उसके साथ में भी लोग ऐसा जघन्य अपराध कर देते हैं। तो भला किस पे भरोसा किया जाए? दोस्तों किसी को पैसा देना, किसी से दोस्ती करना बहुत ही सोच समझ के, किसी पे भरोसा मत करना, हद से ज्यादा भरोसा ना करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। और दोस्तों हम आपको सच्ची घटना ये इसलिए सुनाते हैं इस तरीके की कि भाई आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चाहे कोई कितना भी आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आंख बंद करके भरोसा ना करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।